हेलो विद्यार्थी, कैसे हो? वेलकम, सुप्रभात। आपका पाठ नंबर 4 प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह, जिसकी पिछली क्लास में मैंने आपके लिए उपार्जित प्रतिरक्षा विधि और प्रतिरक्षी और प्रतिजन की परिभाषा आपको बताई थी। आज एक नया टॉपिक प्रारंभ कर रहे हैं कि प्रतिजन क्या है। प्रतिजन क्या है, इसके रासायनिक संगठन को समझाते हुए प्रश्न पर ध्यान देना। प्रतिजन क्या है, नोट करना प्रश्न को। प्रतिजन क्या है, इसके रासायनिक संगठन को समझाते हुए एंटीजनी निर्धारकों के बारे में लिखिए। यानी प्रतिजन क्या है, प्रतिजन क्या है, आर्य भाषा में प्रतिजन क्या है, इसका रासायनिक संगठन समझाते हुए, इसका रासायनिक संगठन समझाते हुए एंटीजन निर्धारकों के बारे में लिखिए। आई बात समझ में? और मैं शुरुआत कर रहा हूं प्रतिजन, यानी शुरुआत कर रहे हैं हम प्रतिजन क्या है। तो प्रतिजन की परिभाषा तो मैंने कल आपको बता दी थी, एक बार नोट और कर लेना कि प्रतिजन, ध्यान देना, प्रतिजन क्या है। तो पहले प्रतिजन की परिभाषा लिखा देता हूं आपके लिए। प्रतिजन वह बाह्य रोगाणु, प्रतिजन वह बाह्य रोगाणु, प्रतिजन वह बाह्य रोगाणु, क्योंकि मैंने कल बताया था ये क्या होते हैं, रोगाणु होते हैं, वह बाह्य रोगाणु एवं पदार्थ हैं। प्रतिजन वह बाह्य रोगाणु एवं पदार्थ हैं जो शरीर में, किसमें, शरीर में, आरी बात समझ। प्रतिजन वह बाह्य रोगाणु अथवा पदार्थ हैं जो शरीर में प्रविष्ट होने के बाद, किसमें, अपने शरीर में, जो शरीर में प्रविष्ट होने के बाद, जो शरीर में प्रविष्ट होने के बाद, जो शरीर में प्रविष्ट होने के बाद, आ रही बात समझ में, जो शरीर में प्रविष्ट होने के बाद, जो शरीर में प्रविष्ट होने के बाद विलसिका कोशिका को, कौन सी कोशिका को प्रिय छात्र छात्राओं, विलसिका कोशिका। मैंने कल बताया था कोशिकाएं कई प्रकार की होती हैं, तो उनका नाम है, क्योंकि हमारा शरीर करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो विलसिका कोशिका को प्रतिरक्षी उत्पादक, विलसिका कोशिका को प्रतिरक्षी उत्पादक, और प्रतिरक्षी उत्पादक क्या होता है हमारे शरीर में, प्लाज्मा कोशिकाएं होती हैं। कौन सी होती हैं? प्लाज्मा कोशिकाएं। प्रतिरक्षी उत्पादक प्लाज्मा कोशिका में, कौन सी कोशिका में, प्लाज्मा कोशिका में, प्लाज्मा कोशिका में, प्लाज्मा कोशिका में क्या करके, प्लाज्मा कोशिका में रूपांतरित उत्पादन हेतु प्रेरित करता है। प्लाज्मा कोशिका में रूपांतरित उत्पादन हेतु प्रेरित करता है। प्लाज्मा कोशिका को क्या करता है, यानी रूपांतरित उत्पादन हेतु प्रेरित करता है। तो प्लाज्मा कोशिका में रूपांतरित प्लाज्मा कोशिका में रूपांतरित उत्पादन हेतु क्या करता है, प्रेरित करता है। क्या करता है, उत्पादन हेतु प्रेरित करता है। कि भाई मैंने आपके शरीर में, एक सामान्य शब्दों में समझो कि मैंने आपके शरीर में क्या कर लिया भाई, प्रवेश कर लिया है। तो विलसिका कोशिकाएं क्या करती हैं, जो प्रतिरक्षी उत्पादक प्रतिरक्षी उत्पादक कोशिकाएं कौन सी होती हैं, प्लाज्मा कोशिकाएं। तो प्लाज्मा कोशिका में क्या करती हैं, प्लाज्मा कोशिका में रूपांतरित उत्पादन हेतु प्रेरित करता है। यानी क्या बनाने के लिए, एंटीबॉडी बनाने के लिए, यानी उत्पादन हेतु प्रेरित करता है। आई बात समझ में, करता है। जिनका की जो आणविक भार होता है, ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण बात, यानी इसमें अब टॉपिक की शुरुआत हो रही है कि जो इनका आणविक भार होता है या जो इनका अणु भार होता है, इनका आणविक भार या इनका अणु भार, इनका आणविक भार 6000 डाल्टन, कितना होता है, 6000 डाल्टन। आई बात समझ में, यानी इनका जो आणविक भार होता है कितना होता है, 6000 डाल्टन या इससे ज्यादा होता है। आई बात समझो। प्रतिजन जो होता है, प्रतिजन का जो आणविक भार होता है, समझना प्रिय छात्र छात्राओं, कि प्रतिजन का जो आणविक भार होता है, इसका जो अणु भार होता है, वो 6000 डाल्टन या इससे कैसा होता है, ज्यादा होता है। यानी 6000 डाल्टन या इससे कैसा होता है, ज्यादा होता है। तो लिख लेना, इसका आणविक भार 6000 डाल्टन या उससे ज्यादा होता है। आई बात समझ, उससे कैसा होता है, ज्यादा होता है, या उससे ज्यादा होता है, या इससे ज्यादा होता है, एक ही बात है, 6000 डाल्टन या उससे ज्यादा होता है। आई बात समझ में। और एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता देता हूं, नोट कर लेना, कि जो एक डाल्टन कितना होता है, यानी एक डाल्टन जो होता है, समझना, एक डाल्टन जो होता है,
1.66 यानी 1 डाल्टन कितना होता है, कितने किलोग्राम के बराबर होता है, 1.66 गुणा 10 की पावर -27 kg होता है। आई बात समझ में? दोबारा ध्यान देना कि 1 डाल्टन जो होता है 1.66 गुणा 10 की घात -27 kg होता है, यानी इतने, यानी 1 डाल्टन में इतने किलोग्राम होते हैं। कितने होते हैं? 1.66 इंटू 10 की पावर -27। और इस को हम यूनिफाइड समझना, ध्यान देना, डाल्टन को, यानी इससे हम क्या कहते हैं, यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट भी कहते हैं। यानी डाल्टन जो होता है इसको क्या कहते हैं, यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। ऐसा यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट कहा जाता है। आई बात समझ में? तो ध्यान देना प्रिय छात्र छात्राओं कि 1 डाल्टन बराबर कितना होता है, कि 1 डाल्टन बराबर, ध्यान देना, 1 डाल्टन बराबर कितना होता है, 1.66 इंटू 10 की पावर -27 kg। आ रही बात समझ में? यानी 1 डाल्टन बराबर कितना होता है, 1.66 इंटू 10 की पावर -27 kg। और इसे हम क्या कहते हैं, इसे यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट भी कहते हैं। मैंने अभी बताया, तो इस बात को भी नोट कर लेना, इसे यूनिफाइड, स्टार लगा के लिख लेना इन बातों को, इसे यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं? एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। इसे यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है आपकी समझना इस बात को कि 1 डाल्टन कितने बराबर होता है, 1.66, यानी 1 डाल्टन बराबर कितना होता है, 1.66 इंटू 10 की पावर -27 kg होता है, किलोग्राम के बराबर होता है। और इसे यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट भी कहते हैं। आई बात समझ में? यानी इसे यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना? अब मैंने प्रश्न बोला था कि प्रतिजन क्या है, इसके रासायनिक संगठन को समझाते हुए। तो देखिए इसका रासायनिक संगठन के बारे में बता रहा हूं कि ये विभिन्न रासायनिक संगठनों के क्या हो सकते हैं, यानी जो इनका रासायनिक संगठन होता है ये विभिन्न रासायनिक संगठनों के बने हो सकते हैं। जैसे प्रोटीन होता है, क्या होता है, प्रोटीन, यानी विभिन्न रासायनिक संगठनों के क्या हो सकते हैं, बने हो सकते हैं। जैसे क्या है, प्रोटीन है, पॉलीसैकेराइड है, प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड, इसके अलावा न्यूक्लिक अम्ल और लिपिड। आई समझ में? यानी जो अपने प्रतिजन होते हैं ये विभिन्न रासायनिक संगठनों के बने हो सकते हैं। जैसे प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड, लिपिड और न्यूक्लिक अम्ल। और न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं प्रिय छात्र छात्राओं, एक डीएनए और एक आरएनए। एक डीएनए होता है, क्या होता है, आरएनए। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। और आरएनए का पूरा नाम क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक अम्ल। और डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। आई बात समझ में? तो दोनों बहुत महत्वपूर्ण बातें प्रिय छात्र छात्राओं। तो मैं लिख देता हूं रासायनिक संगठन। मैंने अभी बताया रासायनिक संगठन जो होता है, यानी ये विभिन्न प्रकार के, किसके, यानी ये विभिन्न प्रकार के जो होते हैं, अपने विभिन्न प्रकार के रासायनिक संगठनों के हो सकते हैं। यानी रासायनिक संगठन, तो क्या बताया मैंने, ये विभिन्न प्रकार रासायनिक संगठनों के हो सकते हैं। तो कौन कौन से हो सकते हैं, उनके बारे में मैंने अभी आपको बताया, 4 नाम बताए थे, तो उनको नोट कर लेना, हेड डालना रासायनिक संगठन। और नोट करिए कि प्रतिजन जो होते हैं, ध्यान करना, प्रतिजन किसके बने होते हैं, प्रतिजन प्रोटीन, किसके बने होते हैं, प्रोटीन। प्रतिजन प्रोटीन के बने होते हैं, किसके बने होते हैं, प्रोटीन के। आई बात समझ में? ध्यान देना, किसके बने होते हैं, प्रोटीन के। यानी प्रोटीन। नंबर दूसरा कौन सा होता है, पॉलीसैकेराइड, यानी प्रोटीन के बने होते हैं। तो ध्यान देना, प्रोटीन, कॉमा लगाना, प्रोटीन पॉलीसैकेराइड किसके बने होते हैं, पॉलीसैकेराइड। लिपिड बसा ही होती है, आई बात समझ, लिपिड बसा होती है। और न्यूक्लिक अम्ल, किससे, न्यूक्लिक अम्ल से। एवं न्यूक्लिक अम्ल, तो एवं न्यूक्लिक अम्ल।
और मैंने बताया था भी प्रिय छात्र छात्राओं, न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए, डीएनए और आरएनए। तो देखिए प्रतिजन प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड, लिपिड एवं न्यूक्लिक अम्ल, किससे? न्यूक्लिक अम्ल। और न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार होते हैं? डीएनए और आरएनए दो प्रकार होते हैं। तो कोष्टक में लिख देता हूँ, डीएनए व आरएनए। और डीएनए का पूरा नाम मैंने अभी बताया था, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। और आरएनए का राइबोन्यूक्लिक अम्ल। आई बात, से बने होते हैं, लिख लेना, से बने होते हैं। तो इसका रासायनिक संगठन हो गया प्रिय छात्र छात्राओं, क्या हो गया? इसका रासायनिक संगठन हो गया। आई बात समझे। और कभी कभी जो हमारे शरीर की क्या होते हैं, कभी कभी हमारे शरीर के अंदर के जो पदार्थ होते हैं और कोशिकाएं होती हैं, कभी कभी हमारे शरीर के अंदर के जो क्या होते हैं, पदार्थ होते हैं और कोशिकाएं होती हैं। कोशिकाएं कौन कौन सी होती हैं? विषाणु संक्रमित कोशिकाएं, कैंसर संक्रमित कोशिकाएं, ये भी प्रतिजन के तौर पर कार्य करती हैं। तो कभी कभी हमारे शरीर के अंदर के जो पदार्थ हैं या कोशिकाएं, जैसे विषाणु संक्रमित कोशिकाएं या कैंसर ग्रसित कोशिकाएं, ये भी प्रतिजन के तौर पर क्या करती हैं? कार्य करती हैं। तो इस बात को ध्यान रखना कि कभी कभी हमारे शरीर के अंदर की क्या होती हैं, जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाएं जैसे विषाणु संक्रमित, जो विषाणु द्वारा क्या हो गई हैं, संक्रमित हो गई हैं, या कैंसर हो जाता है, कैंसर में भी हमारी कोशिकाएं क्या हो जाती हैं? संक्रमित हो जाती हैं। तो ये कैंसर ग्रसित कोशिकाएं या विषाणु संक्रमित कोशिकाएं, ये प्रतिजन के तौर पर क्या करती हैं? कार्य करती हैं। तो इस बात को नोट कर लेना, बहुत महत्वपूर्ण बात है भाई। कोशिकाएं व शरीर के अंदर के पदार्थ भी प्रतिजन के तौर पर कार्य करते हैं। तो लिख लेना इस बात को, कोशिकाएं, कोशिकाएं, कोशिकाएं व प्रतिजन, कोशिकाएं व प्रतिजन। आई बात समझ में? कोशिकाएं, प्रतिजन को काटना, कोशिकाएं व शरीर जो होता है, ध्यान देना, कोशिकाएं व शरीर, यानी जो अपनी क्या होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाएं व क्या वह लगा के वह शरीर, शरीर के अंदर के पदार्थ भी, शरीर के अंदर के पदार्थ भी, शरीर के अंदर के पदार्थ, शरीर के अंदर के पदार्थ भी प्रतिजन के तौर पर कार्य करते हैं। शरीर के अंदर के पदार्थ भी प्रतिजन के तौर पर, किसके तौर पर? प्रतिजन के तौर पर क्या करते हैं? कार्य करते हैं। प्रतिजन के तौर पर कार्य करते हैं। आई बात समझ में? तो बहुत महत्वपूर्ण बात प्रिय छात्र छात्राओं, रासायनिक संगठन की प्रतिजन जो होते हैं, प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल, किससे? न्यूक्लिक अम्ल। और न्यूक्लिक अम्ल मैंने बताए थे डीएनए आदि, आरएनए आदि से क्या होते हैं? बने होते हैं। और कभी कभी हमारे शरीर के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं, शरीर के अंदर जो पदार्थ होते हैं, वो भी प्रतिजन के तौर पर कार्य करते हैं। अब कौन कौन से पदार्थ हैं वो? विषाणु संक्रमित कोशिकाएं भी हो सकती हैं, इसके अलावा कैंसर ग्रसित क्या हो सकती हैं? कोशिकाएं भी हो सकती हैं। आई बात समझ में? अब इसमें अगला जो टॉपिक चलता है कि जो शरीर में जब प्रविष्ट हो जाते हैं, तो सबसे पहले, यानी शरीर में जब क्या हो जाते हैं, ये प्रविष्ट हो जाते हैं, तो प्रतिजन का जो सबसे पहले जो सामना होता है, किससे होता है? स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधियों से होता है। यानी प्रतिजन ने हमारे शरीर में क्या किया? प्रवेश किया। तो आप जानते हैं हमारे शरीर में स्वाभाविक प्रतिरक्षा पाई जाती है, जो जन्मजात होती है, उससे सामना होता है। और उसके बाद फिर क्या होती है? विशिष्ट प्रकार की प्रतिरक्षा उत्पन्न की जाती है। आई बात समझ में? इसके बाद प्रतिजन क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरक्षा विधि क्या करता है? सक्रिय करता है। यानी ये इस तरह समझो कि भाई सबसे पहले रोगाणु या बाह्य पदार्थों ने हमारे शरीर में क्या किया? प्रवेश किया। अब प्रवेश करने के बाद हमारे शरीर में स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि तो है ही है, तो स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि से क्या हो जाएगा? पहले सामना। अब मानो स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि कैसे हो गई? निष्क्रिय हो गई यहाँ पर। तो क्या होता है? तो इसके बाद प्रतिजन जो होता है वो विशिष्ट प्रतिरक्षी विधि को क्या करता है? सक्रिय करता है। आई बात समझ में? और यहाँ पर जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है एंटीजन निर्धारक। क्या होता है? एंटीजन निर्धारक। तो ध्यान देना, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, एंटीजनी निर्धारक, जिसको हम क्या कहते हैं? एपीटॉप के नाम से जानते हैं। तो पहले मैं हेडिंग डाल लेता हूं, फिर समझाऊंगा आपके लिए। एंटीजन निर्धारक, आई बात समझ में? तो गौर देना प्रिय छात्राओं, एंटीजन निर्धारक कह देते हैं इसको, या एपीटॉप के नाम से भी जानते हैं। इंग्लिश में क्या कह देते हैं इसको? एपीटॉप, ठीक है ना? एपीटॉप। आई बात समझ में? एंटीजन निर्धारक या एपीटॉप बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है इसमें। तो ध्यान देना,
कि जो प्रतिजन होते हैं संपूर्ण जो होता है, प्रतिजन जो होता है, ध्यान देना, प्रतिजन जो होते हैं संपूर्ण अणु के रूप में, यानी समझना मेरी बात को, जो प्रतिजन होते हैं अपने क्या होते हैं, जो प्रतिजन होते हैं वो संपूर्ण अणु के रूप में। कैसे? जो अपने अणु होते हैं, यानी किसके? प्रतिजन जो होते हैं संपूर्ण अणु के रूप में प्रतिरक्षी से प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। यानी जो प्रतिजन जो होते हैं, प्रतिजन संपूर्ण अणु के रूप में क्या नहीं करते हैं? प्रतिरक्षी से प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि प्रतिजन जो होते हैं संपूर्ण अणु के रूप में, किसमें? संपूर्ण अणु के रूप में प्रतिरक्षी से क्या नहीं करते हैं? प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, बल्कि उनके कुछ विशिष्ट अंश हैं। विशिष्ट अंश ही क्या होते हैं? प्रतिरक्षा से जुड़ते हैं, और इन अंशों को हम एंटीजन निर्धारक या एपिटॉप कहते हैं। आइए समझ, कोई प्रतिजन है और प्रतिजन का संपूर्ण अणु, माना ध्यान देना, ये आपका जो चौक नजर आ रहा है, माना ये प्रतिजन है, तो प्रतिजन का जो संपूर्ण अणु होता है हमारे शरीर में जो प्रतिरक्षी हैं, एंटीबॉडी हैं, उनसे प्रतिक्रिया नहीं करता है। केवल इसके कुछ जो विशिष्ट अंश हैं, इसके केवल क्या होंगे? कुछ विशिष्ट अंश हैं इसके अंदर, वो ही क्या करेंगे? प्रतिक्रिया करेंगे, या वो ही इससे क्या होते हैं? जुड़ते हैं। इन्हीं को हम एंटीजन निर्धारक या एपिटॉप कहते हैं। तो ध्यान देना प्रिय छात्र छात्राओं, इस चीज़ को लिखना कि प्रतिजन बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। तो देखिए, प्रतिजन संपूर्ण अणु के रूप में, मैंने बताया था प्रतिजन संपूर्ण अणु के रूप में, संपूर्ण अणु के रूप में प्रतिरक्षी से, किससे? प्रतिरक्षी से प्रतिक्रिया नहीं करता। प्रतिजन जो होते हैं, समझना, प्रतिजन संपूर्ण अणु के रूप में, प्रतिजन संपूर्ण अणु के रूप में प्रतिरक्षी से प्रतिक्रिया नहीं करता, प्रतिक्रिया नहीं करता, लिख लेना, नहीं करता, बल्कि ध्यान देना, बल्कि जो इसके कुछ विशिष्ट अंश होते हैं, बल्कि क्या होते हैं? इसके कुछ विशिष्ट अंश होते हैं, बल्कि इसके कुछ विशिष्ट अंश, बल्कि इसके कुछ विशिष्ट अंश, बल्कि इसके कुछ विशिष्ट अंश, बल्कि इसके कुछ विशिष्ट अंश ही प्रतिरक्षा से जुड़ते हैं, बल्कि इसके कुछ विशिष्ट अंश ही, बल्कि इसके कुछ विशिष्ट अंश ही प्रतिरक्षा से क्या होते हैं? जुड़ते हैं, प्रतिरक्षा से जुड़ते हैं। आई बात समझ में? बहुत महत्वपूर्ण बात है प्रिय छात्र छात्राओं, ध्यान देना, समझना, प्रतिरक्षा से जुड़ते हैं। और ये अंश होते हैं, इन्हीं अंशों को ध्यान देना, इन अंशों को क्या कह देते हैं? एंटीजन निर्धारक या एपिटॉप कहते हैं। इन अंशों को एंटीजन निर्धारक क्या कह देते हैं? एंटीजन निर्धारक या एपिटॉप कहते हैं। एंटीजन निर्धारक या एपिटॉप कहते हैं। आई बात समझ में? बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक मैंने आपको बता रहा हूँ, इसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये अपना, कौन सा? एंटीजन निर्धारक। एक नंबर में आ सकता है कि एंटीजन निर्धारक किसे कहते हैं या एपिटॉप किसे कहते हैं। तो ध्यान देना, समझना कि जो प्रतिजन जो होता है, माना प्रतिजन जो होता है, मैंने बताया, माना ये अभी चौक जो मेरे हाथ में है क्या है? प्रतिजन है, पूरा प्रतिजन। तो ये प्रतिजन संपूर्ण अणु के रूप में, यानी संपूर्ण जो अणु है, प्रतिजन संपूर्ण अणु के रूप में प्रतिरक्षी से प्रतिक्रिया नहीं करता है ना। इसके जो संपूर्ण जो अंश हैं वो नहीं जुड़ते हैं, केवल इसमें जो कुछ विशिष्ट अंश हैं वही क्या करते हैं? प्रतिक्रिया करते हैं। और इन्हीं अंशों को हम क्या कह देते हैं? एंटीजन निर्धारक या एपिटॉप कहते हैं। आई बात समझ में? और प्रोटीन जो होती है, आगे समझना, पैराग्राफ चेंज करके लिख लेना इस बात को कि प्रोटीन में करीब, ध्यान देना, प्रोटीन में करीब 6 से 8, कितने से? 6 से 8, प्रोटीन में करीब 6 से 8 एमिनो अम्लों की, प्रोटीन में करीब 6 से 8 एमिनो अम्लों की, ध्यान देना, एमिनो अम्लों की क्या पाई जाती है? श्रृंखला पाई जाती है, सीरीज पाई जाती है। तो प्रोटीन में करीब 6 से 8 एमिनो अम्लों की एक श्रृंखला एंटीजन निर्धारक के रूप में, यानी 6 से 8 एमिनो अम्लों की एक श्रृंखला
एंटीजन निर्धारक के रूप में, किसके रूप में, एंटीजनी या एंटीजन कर लेना, चाहे एंटीजनी कर लेना, एक ही बात है, एंटीजन निर्धारक के रूप में, किसके रूप में, एंटीजन निर्धारक के रूप में, निर्धारक के रूप में कार्य करती है। आई बात समझ, के रूप में कार्य करती है। बहुत महत्वपूर्ण बात, प्रोटीन में करीब 6 से 8 एमिनो अम्लों की एक श्रृंखला एंटीजन निर्धारक के रूप में क्या करती है, कार्य करती है। आई बात समझ में। और एक प्रोटीन में, वो कह रहा है कि एक प्रोटीन में कई एंटीजन निर्धारक हो सकते हैं, यानी एक प्रोटीन जो होता है, एक प्रोटीन में कई एंटीजनी निर्धारक हो सकते हैं। आई बात समझे, यानी एक जो प्रोटीन होता है, एक प्रोटीन में कई एंटीजनी निर्धारक हो सकते हैं, जरूर नहीं केवल एक हो, क्योंकि एक प्रोटीन में करीब 6 से 8 एमिनो अम्लों की जो एक श्रृंखला है, किसका निर्धारण करती है, एंटी निर्धारक के रूप में कार्य करती है। और एक प्रोटीन में कई एंटीजन निर्धारक हो सकते हैं, आई बात समझ में। और जब एक से अधिक होंगे तो वही क्या होगी, इनकी संयोजकता होगी कि नहीं होगी, और इनकी संख्या को हम क्या कह देते हैं, एंटीजन की संयोजकता कहते हैं। एक प्रोटीन में कई एंटी निर्धारक हो सकते हैं और इनकी संख्या को क्या कह देते हैं भाई, संयोजकता कह देंगे, बैलेंस कह देंगे, बैलेंसी। इनकी संख्या को एंटीजनी की संयोजकता कहते हैं, इनकी संख्या को एंटीजनी की संयोजकता कहते हैं। आई बात समझ में, एंटीजनी की संयोजकता कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात, आई बात समझ में, कहते हैं। जो कि कुछ जीवाणुओं में 100 या उससे भी अधिक हो सकती है। जो कि कुछ जीवाणुओं में ध्यान देना, जो कि कुछ जीवाणुओं में 100 या उससे भी कैसे हो सकती है, अधिक हो सकती है। ध्यान देना, जो कि कुछ जीवाणुओं में 100 या 100 से कैसे हो सकती है, अधिक हो सकती है, 100 या इससे भी अधिक हो सकती है। आई बात समझ, या इससे अधिक होती है। ध्यान देना, इससे अधिक होती है। आई बात समझ में। बहुत महत्वपूर्ण बात नोट करो, ठीक है ना। एंटीजन निर्धारक या एपिटॉप, प्रश्न बोला था मैंने, प्रतिजन क्या है, इसका रासायनिक संगठन समझाते हुए, तो रासायनिक संगठन समझा दिया। रासायनिक संगठन को समझाते हुए एंटीजन निर्धारक के बारे में लिखिए। तो देखो, प्रतिजन की परिभाषा हो गई। नंबर दूसरा, मैंने फिर इसका रासायनिक संगठन समझा दिया कि एक 4 प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना होता है, प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड, वसा और न्यूक्लिक अम्ल। और कभी कभी हमारे शरीर के अंदर की पदार्थ या कोशिकाएं भी क्या करती हैं, प्रतिजन के तौर पर कार्य करती हैं। एंटीजन निर्धारक के बारे में मैंने आपको बताया है। ध्यान देना प्रिय छात्र छात्राओं कि प्रतिजन जो होते हैं संपूर्ण अणु के रूप में प्रतिरक्षी से प्रतिक्रिया नहीं करता है, बल्कि इसके कुछ जो विशिष्ट अंश हैं वो प्रतिरक्षा से क्या होते हैं, जुड़ते हैं। इन अंशों को एंटीजन निर्धारक या एपिटॉप कहते हैं। और जब ना ये प्रोटीन होती है, समझना, प्रोटीन में करीब 6 से 8 एमिनो अम्लों की एक श्रृंखला, समझना कि माना यह कोई एक प्रोटीन है। ध्यान देना, आपको ये जो चौक नजर आ रहा होगा, आ रहा है ना, माना ये क्या है, एक प्रोटीन है। क्या है, प्रोटीन। ये जो चौक नजर आ रहा है ये माना क्या है, प्रोटीन है। तो एक प्रोटीन में 6 से 8 एमिनो अम्लों की जो श्रृंखला होती है वो एंटीजनी निर्धारक के रूप में क्या करती है, कार्य करती है। आ रही बात समझे कि एक प्रोटीन माना ये चौक है, और ये चौक जो है 6 से 8 एमिनो अम्लों की श्रृंखला से क्या बना है, जो एक एंटी निर्धारक के रूप में क्या करता है, कार्य करता है। और एक प्रोटीन में, ध्यान देना, एक प्रोटीन में कई एंटीजन निर्धारक हो सकते हैं। यानी एक एंटीजन निर्धारक कितने से बनता है, 6 से 8 एमिनो अम्लों से बनता है। समझना कि एक जो एंटीजन निर्धारक है, यानी क्या करते हैं, 6 से 8 एमिनो अम्लों की श्रृंखला होती है ना, 6 से 8 एमिनो अम्लों की, माना ये कोई प्रतिजन है और इसमें 6 से 8 एमिनो अम्लों की क्या है, एक श्रृंखला है, तो वो एंटी निर्धारक के रूप में क्या करेगी, कार्य करेगी। और इस एक प्रोटीन में कई एंटीजन निर्धारक हो सकते हैं ऐसे। आई बात समझ। और इनकी संख्या को क्या कहते हैं, संयोजकता। एक से अधिक होंगे तो क्या होंगी, संयोजकता हो जाएंगी। माना ऐसे एंटी निर्धारक 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 5 होंगे तो लगा लो, एक में 6 से 8 हैं तो कितना आ जाएंगे, 30 से लगभग 40, 30 से 40 के बीच में होंगे इसमें एमिनो। तो इनकी संख्या क्या होगी, इसकी संयोजकता। और कुछ जीवाणुओं में इनकी संख्या 100 या इससे भी कैसी होती है, अधिक होती है।
आई बात समझ में। तो ये आपका था एंटीजन निर्धारक के बारे में एपिटॉप। तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक प्रिय छात्राओं, आपको मैंने बताया कि भाई प्रतिजन क्या है, तो बहुत अच्छी तरह से आपकी समझ में आया होगा कि प्रतिजन के बाद मैंने आपको क्या पढ़ाया था। प्रतिजन के बाद मैंने आपको पढ़ाया था इसमें नंबर दूसरा जो टॉपिक था, समझना, नंबर दूसरा टॉपिक कौन सा था इसमें, यानी उसका रासायनिक संगठन, और रासायनिक संगठन में जो था इसका, और तीसरा जो है, तीसरा इसमें बताया था एंटीजनी निर्धारक। कौन सा बताया था, एंटीजनी निर्धारक। और इसका मैंने 6000, इसका जो प्रतिजन होता है, इनका जो आणविक भार है वो कितना बताया था, 6000 डाल्टन या उससे अधिक। और आपको मैंने ये भी बताया था कि एक डाल्टन में लगभग कितने होते हैं, एक डाल्टन जो होता है उसमें लगभग, ध्यान देना, समझना, बहुत महत्वपूर्ण बात, कि उसमें लगभग यानी कि एक डाल्टन कितने बराबर होता है, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम के कैसा होता है, बराबर होता है। आई बात समझ में। अगला टॉपिक जो है इसमें प्रिय छात्रा, वो ध्यान देना, इसी से संबंधित है कि जो प्रतिजन का जो विनाश है, किसका, प्रतिजन का, तो ध्यान देना, प्रतिजन का जो विनाश है वो कितने चरणों में होता है, यानी जो प्रतिजन जो होता है उसका विनाश कितने चरणों में होता है। तो ध्यान देना कि प्रतिजन के विनाश की कार्यविधि के चरण कौन कौन से लिखिए, यानी विशिष्ट प्रतिरक्षा में। प्रश्न नोट कर लेना, प्रश्न चलो मैं आपको लिखाई देता हूं इसको, प्रश्न नोट करना पहले। विशिष्ट प्रतिरक्षा में, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, विशिष्ट प्रतिरक्षा में, विशिष्ट प्रतिरक्षा में प्रतिजन के विनाश की, विशिष्ट प्रतिरक्षा में प्रतिजन के विनाश की, किसकी, प्रतिजन के विनाश, प्रतिजन के विनाश की कार्यविधि के चरण कौन कौन से हैं, लिखिए। विशिष्ट प्रतिरक्षा में प्रतिजन के विनाश की कार्यविधि, विनाश की कार्यविधि के चरण कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं, लिखिए। कार्यविधि के चरण कौन कौन से हैं, लिखिए। तो मैंने बताया था अभी कि जो प्रतिजन के विनाश के जो चरण हैं, कितने चरण हैं, 4 चरण हैं। कितने चरण हैं, 4। तो कौन कौन से 4 चरण हैं, तो ध्यान देना कि जो विशिष्ट प्रतिरक्षा होती है उसमें जो प्रतिजन होता है, प्रतिजन आप जानते हैं रोगाणु हो गए तो इसका विनाश भी होगा, उन्मूलन भी होता है इसका। तो जो उन्मूलन होता है वो कैसे होता है, इसके कितने चरण हैं, 4 चरण हैं। तो नंबर 1 है अंतर्निहित प्रतिजन और बाह्य प्रतिजन में क्या करना, विभेद करना। तो ध्यान देना, एक प्रतिजन तो कैसे होते हैं, हमारे अंदर होते हैं, अंतर्निहित, यानी अंतर्निहित प्रतिजन एवं बाह्य प्रतिजन में क्या करना, विभेद करना। अंतर्निहित प्रतिजन एवं बाह्य प्रतिजन में, कौन से प्रतिजन में, बाह्य प्रतिजन में विभेद करना। आई बात समझ प्रिय छात्राओं, अंतर्निहित प्रतिजन एवं बाह्य प्रतिजन में विभेद करना यानी अंतर करना, क्योंकि कुछ प्रतिजन हमारे शरीर में भी अंदर होते हैं, विभेद करना। जैसे आपने पढ़ा होगा कुछ जीवाणु हमारे शरीर के लिए लाभदायक भी होते हैं और कुछ कैसे होते हैं, हानिकारक होते हैं। जैसे दही में लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाया जाता है, कौन सा पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु क्या होता है हमारे शरीर में, लाभदायक है। कल भी मैंने बता रहा था कि आपको पिछली वीडियो में कि योनि जो होती है, योनि में भी क्या होता है, अम्लीय वातावरण तैयार करता है, नहीं करता है। जो मैं आपको रासायनिक अवरोधक पढ़ा रहा था, भौतिक अवरोधक, रासायनिक अवरोधक, कोशिका अवरोधक और ज्वर और सूजन। तो रासायनिक अवरोधक में मैं यही बता रहा था कि जो आमाशय में सीएलएम और जो अपनी योनि होती है, मादा में योनि जो होती है, उसमें लैक्टोबैसिलस जीवाणु क्या होता है, एक अम्लीय वातावरण तैयार करता है। कौन सा वातावरण तैयार करता है, एक अम्लीय वातावरण। आई बात समझ में। तो
तो कुछ लाभदायक हैं तो क्या होते हैं, कुछ पहले से अंदर शरीर में मौजूद हैं, तो अंतर्निहित प्रतिजन और बाह्य प्रतिजन में क्या करना, अंतर करना, क्यों पहले से कुछ शरीर में मौजूद हैं और कुछ ने क्या किया है, बाहर से प्रवेश किया है। तो बाहर से जो प्रवेश किया है तो वो कौन से प्रतिजन हो गए, बाह्य प्रतिजन। उनमें आपस में क्या करना, अंतर करना। सबसे पहले ये चरण है कि उनमें अंतर किया जाता है। आई बात समझ में। नंबर दूसरा है प्रिय छात्र छात्राओं कि बाह्य प्रतिजन के ऊपर कैसे अंतर होता है, कि बाह्य प्रतिजन के ऊपर व्याप्त, बाह्य प्रतिजन के ऊपर व्याप्त, और क्या होता है बाह्य प्रतिजन के ऊपर, एंटीजनी निर्धारक होते हैं। बाह्य प्रतिजन के ऊपर व्याप्त एंटीजनी, यानी बाह्य प्रतिजन के ऊपर व्याप्त एंटीजनी निर्धारकों की संरचना के अनुसार, एंटीजनी निर्धारकों की संरचना के अनुसार, संरचना के अनुसार विलसका कोशिकाओं द्वारा, विलसका कोशिकाओं द्वारा, ध्यान देना, विलसका कोशिकाओं द्वारा प्लाज्मा कोशिकाओं का निर्माण। कौन सी कोशिकाओं का निर्माण होता है, प्लाज्मा, क्योंकि प्लाज्मा कोशिकाएं क्या होती हैं, प्रतिरक्षी उत्पादक कोशिकाएं होती हैं। प्लाज्मा कोशिकाओं का निर्माण। आई बात समझ में। तो ध्यान देना प्रिय छात्र छात्राओं, बहुत महत्वपूर्ण बात कि बाह्य प्रतिजन के ऊपर कैसे विभेद करेंगे, समझना। बाह्य प्रतिजन और अंतर्निहित प्रतिजन में कैसे अंतर करते हैं। तो देखिए बाह्य प्रतिजन के ऊपर क्या पाए जाते हैं, एंटीजन निर्धारक होते हैं, और एंटीजन निर्धारक जो होते हैं, एंटीजन निर्धारक की संरचना के अनुसार विलसका कोशिकाओं द्वारा प्लाज्मा कोशिकाओं क्या होता है, निर्माण होता है। तुरंत पहचान हो जाएगा भाई तो बाहर से प्रवेश किया है इन्होंने, क्यों एंटीजन निर्धारक होंगे वो क्या करेंगे, विलसका कोशिकाओं निर्माण करेंगे। विलसका कोशिका क्या करेगी, प्रतिरक्षी उत्पादक प्लाज्मा कोशिका का निर्माण कर देगी। तो पहचान हुआ कि नहीं हुआ, आसानी से पहचान लेंगे। फिर क्या होता है समझना प्रिय छात्र छात्राओं, ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण है कि प्लाज्मा कोशिका जो होती है, तीसरा पॉइंट क्या होता है, प्लाज्मा कोशिका जो होती है वो क्या करती है, विशिष्ट प्रतिरक्षियों का निर्माण करेगी। प्लाज्मा कोशिका का जब निर्माण हो जाएगा ना, तो प्लाज्मा जो कोशिकाएं होती हैं, प्लाज्मा कोशिकाएं क्या होती हैं, प्लाज्मा कोशिकाएं क्या करती हैं, प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा, जो प्लाज्मा कोशिकाएं होती हैं ना अपने शरीर के अंदर, तो प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा क्या होगा, विशिष्ट प्रतिरक्षियों का क्या होगा, निर्माण होगा। यानी विशिष्ट प्रतिरक्षी जो होते हैं, विशिष्ट प्रतिरक्षियों का निर्माण, विशिष्ट प्रतिरक्षियों का निर्माण। आई बात समझ में, विशिष्ट प्रतिरक्षियों का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। आई बात समझ में। जैसे आज आपने देखा होगा कि जो कोरोना महामारी चल रही है, कोरोना महामारी, उसमें एक उदाहरण बता देता हूं कि जो लोग सही हो गए हैं कोरोना, जिनमें माना पहले कोरोना हो गया और कोरोना के 10-5 दिन इलाज के बाद वो क्या हो गए, सही हो गए, तो उन लोगों से आपने पढ़ा होगा, न्यूज में देखा होगा, अखबारों में देखा होगा, क्या ली जा रही है, प्लाज्मा ली जा रही है, नहीं ली जा रही है। तो प्लाज्मा हमारे शरीर में क्या करती है, प्रतिरक्षी का निर्माण करती है, नहीं करती है। यानी आपने देखा होगा कल राज्यपाल जो महोदय थे, अपने राज्यपाल महोदय ने भी अपील की है, राजस्थान के राज्यपाल ने, कि भाई जो लोग हैं जो कोरोना से क्या हो गए, सही हो गए, वो प्लाज्मा क्या कीजिए, डोनेट कीजिए, प्लाज्मा का क्या कीजिए, दान कीजिए। क्यों, प्लाज्मा कोशिकाएं जो होती हैं, क्योंकि उनके शरीर में तो क्या बन गया, उससे एंटीबॉडी बन गई, तो जो अभी रोगी हैं उनके शरीर में भी क्या बन जाए, उसके प्रति एंटीबॉडी बन जाएं। यानी जो प्रतिजन है, यानी कोरोना क्या एक तरह से प्रतिजन है, रोगाणु है, वो हमारे शरीर से क्या हो जाए, नष्ट हो जाए। तो इसके लिए प्लाज्मा कोशिकाएं जो होती हैं इसमें बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो वही बात हो गई कि प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा विशिष्ट प्रतिरक्षियों का निर्माण। इसलिए आपने देखा होगा अभी मैंने उदाहरण दिया है कोरोना वाला, कि कोरोना में प्लाज्मा का क्या, यानी गवर्नमेंट क्या कर रही है, प्लाज्मा ले रही है। जो रोगी सही हो गए हैं, जो रोगी सही हो गए उनसे क्या ली जा रही है, प्लाज्मा ली जा रही है, ताकि जो रोगी हैं उनके शरीर में उसको डोनेट कर दिया जाए। आई बात समझ, उदाहरण बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और नंबर 4 है आपका, फिर क्या होता है, प्रतिजन और प्रतिरक्षी, प्रतिजन प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया,
प्रतिजन प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया, आपस में प्रतिजन और प्रतिरक्षी क्या करेंगे, प्रतिक्रिया करेंगे, दोनों में आपस में क्रिया होंगी, प्रतिजन में और किस में, प्रतिरक्षी में। और जैसे ही समझना इनमें क्रियाएं होंगी, प्रतिजन प्रतिरक्षी जब प्रतिक्रियाएं होंगी तो क्या उत्पन्न हो जाएगा, कोश का मादे प्रतिरक्षा, क्या उत्पन्न हो जाएगा, कोश का मादे प्रतिरक्षा। तो नोट करना है इस बात को, क्या उत्पन्न होगा, तथा कोश का मादे प्रतिरक्षा, कल भी मैंने बताया था जो कोशिका के द्वारा उत्पन्न होती है, कोश का मादिक प्रतिरक्षा, कोश का मादित प्रतिरक्षा, कोश का मादित प्रतिरक्षा द्वारा प्रतिजन का विनाश, कोश का मादित प्रतिरक्षा द्वारा प्रतिजन का क्या हो जाता है, विनाश हो जाता है, द्वारा प्रतिजन का विनाश। यानी जैसे प्लाज्मा कोशिका ने क्या किया, यानी विशिष्ट प्रतिरक्षियों का क्या कर दिया, निर्माण कर दिया, तो क्या हो गया, प्रतिजन और प्रतिरक्षी परस्पर क्या करेंगे, क्रियाएं करेंगे, और क्रिया करेंगे तो क्या होगा, कोश का मादी प्रतिरक्षा उत्पन्न होगी, और कोश का मादी प्रतिरक्षा जैसे उत्पन्न हो जाएगी तो प्रतिजन का क्या हो जाएगा, उन्मूलन हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। आई बात समझ। तो 4 चरण हुए अपने कि विशेष प्रतिरक्षा में प्रतिजन के विनाश की कार्यविधि के चरण कौन कौन से लिखिए, ये प्रश्न है। तो इसका मैंने चरण बताया, कितने चरण है, 4। कौन कौन से चरण है, 4, ध्यान देना। अंतर्निहित प्रतिजन एवं बाह्य प्रतिजन में क्या करना, विभेद करना, नंबर 1 बात। दूसरा क्या है, बाह्य प्रतिजन के ऊपर कैसे अंतर करेंगे, जो बाह्य प्रतिजन होते हैं ना, इनके ऊपर क्या होगा, एंटीजन निर्धारक होगा, क्या होगा, एंटीजन निर्धारक। और एंटीजन निर्धारक की संरचना के अनुसार बी लसिका कोशिकाओं द्वारा प्लाज्मा कोशिकाओं का क्या होता है, निर्माण। और जैसे प्लाज्मा कोशिकाओं का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा, तो हमारे शरीर में विशिष्ट प्रतिरक्षियों का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। और जैसे विशिष्ट प्रतिरक्षियों का क्या होता है, निर्माण होता है, समझना, ध्यान देना। तो क्या होगा कि प्लाज्मा कोशिकाओं के द्वारा विशिष्ट प्रतिरक्षियों का जैसे निर्माण हो जाएगा तो प्रतिजन और प्रतिरक्षी परस्पर क्या करेंगे, प्रतिक्रिया करेंगे, और जैसे प्रतिक्रिया करेंगे तो कोशिका मादे प्रतिरक्षा क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है, जो कोशिका के माध्यम से उत्पन्न हुई है, और प्रतिजन का क्या हो जाएगा, उन्मूलन हो जाएगा, यानी प्रतिजन क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, प्रतिजन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। आई बात समझ में। और ये आपका था विनाश। अगला प्रश्न इसमें बनता है, ध्यान देना, समझना कि जो प्रतिरक्षी क्या है। एक प्रश्न और लिखा देता हूं आपके लिए, प्रतिरक्षी क्या है। परिभाषा तो आपने पढ़ ली, लेकिन थोड़ा सा इसमें बताया गया है प्रतिरक्षी क्या है, जिसमें पैराटॉप और ऐसी परिभाषा आती हैं। या प्रतिरक्षी का दूसरा नाम क्या है, बताइए, ये बात है इसमें। तो सुनिए, प्रतिरक्षी क्या है, तो ध्यान देना, एक ही उसमें प्रतिरक्षी का दूसरा नाम बताइए, इस तरह प्रश्न आ सकता है। तो प्रतिरक्षी क्या है, बस मैं तो यही प्रश्न लिख देता हूं, प्रतिरक्षी क्या है। तो समझना, ध्यान देना कि प्रतिरक्षी को इम्यूनोग्लोबिन कहते हैं। प्रतिरक्षी जो होता है इसको क्या कहते हैं, इम्यूनोग्लोबिन, और संक्षिप्त में क्या कह देते हैं, आईजी, इम्यूनोग्लोबिन। तो प्रतिरक्षी का दूसरा नाम क्या हो गया, इम्यूनोग्लोबिन। तो इस बात को लिख लेना, पहले नोट करना कि प्रतिरक्षी को इम्यूनोग्लोबिन, और कोष्ठक में क्या ले लेना, संक्षेप में क्या कह देते हैं, आईजी। क्या कह देते हैं, आईजी। आई बात समझ में, क्या कह देते हैं, आईजी। ध्यान देना, यानी प्रतिरक्षी को क्या कहते हैं, इम्यूनोग्लोबिन कहते हैं। क्या कहते हैं, इम्यूनोग्लोबिन। और संक्षेप में क्या कह देते हैं प्रिय छात्र छात्राओं, आईजी। आई से क्या बन गया, इम्यूनो, और जी से क्या बन गया, ग्लोबिन। तो ध्यान देना, समझना, प्रतिरक्षी को इम्यूनोग्लोबिन भी कहा जाता है, या प्रतिरक्षी को इम्यूनोग्लोबिन भी कहते हैं। आई बात समझ में, कहते हैं। और ये किससे निर्मित होते हैं, यानी 2 बात बन गई, एक प्रश्न तो ये बन जाता है, प्रतिरक्षी को इम्यूनोग्लोबिन भी कहते हैं, संक्षेप में क्या कहते हैं, आईजी कहते हैं। किसके द्वारा निर्मित होते हैं, ये प्रतिरक्षी जो होते हैं, ये प्रतिरक्षी प्लाज्मा कोशिकाओं के द्वारा निर्मित गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन से क्या होते हैं, बने होते हैं। तो लिख लेना, ये प्लाज्मा कोशिका के द्वारा, कौन सी कोशिका के द्वारा, प्लाज्मा। तो ध्यान देना प्रिय छात्र छात्राओं, ये प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा निर्मित, ये प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा निर्मित, ये प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा निर्मित। और प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा कौन सी निर्मित होती है, गामा ग्लोबुलिन,
गामा ग्लोबुलिन। किससे बने होते हैं ये? गामा ग्लोबुलिन। ये प्लाज्मा कोशिका द्वारा निर्मित गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन है। आई समझ में? प्रोटीन है जो प्राणियों के प्रोटीन है जो किसमें? प्राणियों के रक्त एवं अन्य तरल पदार्थों में पाए जाते हैं। जो कहाँ पाए जाते हैं? जो प्राणियों के क्या पाए जाते हैं? रक्त एवं अन्य तरल पदार्थों में पाए जाते हैं। तो इस बात को नोट कर लेना, जो प्राणियों के रक्त, जो प्राणियों के रक्त एवं अन्य तरल पदार्थों में पाए जाते हैं, अन्य तरल पदार्थों में पाए जाते हैं। अन्य तरल पदार्थ जो होते हैं पदार्थों में पाए जाते हैं। आई समझे? पदार्थों में पाए जाते हैं। आ रही बात समझ में? प्रश्न बनता है भाई प्रतिरक्षी क्या है? प्रतिरक्षी को क्या कहते हैं हम? इम्यूनोग्लोबिन। या प्रश्न ये भी आता है प्रतिरक्षी का दूसरा नाम बताइए, तो क्या हो जाता है? इम्यूनोग्लोबिन। संक्षेप में क्या कहते हैं? आईजी। किससे निर्मित होते हैं ये? प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा जो निर्मित गामा ग्लोबुलिन जो प्रोटीन होती है ना, उससे क्या होते हैं? निर्मित होते हैं, जो प्राणियों के रक्त एवं अन्य तरल पदार्थों में पाए जाते हैं। और इसमें एक प्रश्न और बनता है, यानी प्रतिजन क्या करते हैं? प्रतिजन प्रतिरक्षी को पहचानने एवं निष्प्रभावी करने हेतु प्रतिजन से क्रिया करते हैं। यानी आपस में क्या करते हैं? क्रिया करते हैं। प्रतिरक्षी क्या करते हैं? प्रतिजन को पहले पहचानते हैं, फिर उसको निष्प्रभावी बनाने के लिए क्या करते हैं? क्रिया करते हैं। और प्रतिरक्षी का वह भाग जो प्रतिजन से क्रिया करता है पैराटॉप कहलाता है। तो एक प्रश्न और बन जाता है, मैं इसको दूसरा ही प्रश्न बना देता हूं कि पैराटॉप किसे कहते हैं। पैराटॉप किसे कहते हैं? लिखना उत्तर, प्रतिरक्षी का वह भाग, प्रतिरक्षी का वह भाग जो प्रतिजन से प्रतिक्रिया करता है। प्रतिरक्षी का वह भाग जो प्रतिजन से क्रिया करता है। प्रतिरक्षी का वह भाग जो प्रतिजन से क्रिया करता है क्या कहलाता है? पैराटॉप कहलाता है। क्रिया करता है पैराटॉप कहलाता है, क्योंकि प्रतिरक्षी और प्रतिजन आपस में क्या करते हैं? प्रतिक्रिया करते हैं, ताकि प्रतिजन कैसा हो जाए? निष्प्रभावी हो जाए। पैराटॉप कहलाता है। आई बात समझ में? तो ध्यान देना, समझना बहुत महत्वपूर्ण बात कि पैराटॉप किसे कहते हैं, यानी पैराटॉप किसे कहते हैं। तो प्रतिरक्षी का वह भाग जो प्रतिजन से क्या करता है? प्रतिक्रिया करता है, क्या कहलाता है? पैराटॉप कहलाता है। क्या कहलाता है? पैराटॉप। आई बात समझ? तो प्रश्न बनता है, 3 प्रश्न बन गए छोटे छोटे। प्रतिरक्षी को संक्षेप में क्या कहते हैं? आईजी। आईजी का पूरा नाम इम्यूनोग्लोबिन। प्रतिरक्षी किससे बने होते हैं? गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन से। कहाँ पाए जाते हैं? प्राणियों के रक्त एवं अन्य तरल पदार्थों में। पैराटॉप किसे कहते हैं? प्रतिरक्षी का वह भाग जो प्रतिजन से क्रिया करता है, पैराटॉप कहलाता है। तो ये आपका टॉपिक आज आपके लिए बताया। प्रतिजन का रासायनिक संगठन, उसके विनाश के चरण, और एपिटॉप जिसको एंटीजन निर्धारक कहते हैं, और फिर प्रतिरक्षी और पैराटॉप के बारे में समझा। अगला टॉपिक है प्रिय छात्र छात्राओं, इसमें अपना ध्यान देना प्रतिरक्षी की संरचना। तो नेक्स्ट अगले वीडियो में इसके बारे में बताएंगे। घर पर रहो, सुरक्षित रहो और मेहनत करो। आई बात समझ में? तो जितने भी छात्र वीडियो को देख रहे हैं, टॉप छात्र जितने भी पढ़ रहे हैं, अच्छे विद्यार्थी हैं आप, तुम अच्छी मेहनत करो ताकि आपको सफलता, जिस तरह अब की बार सफलता मिली है बहुत से मेरे छात्रों को जिनके साइंस में 100 में से 100 नंबर आए, इसी तरह आपको भी सफलता मिले। इसी शुभकामना के साथ मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में। थैंक्स। ओके।